द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, परिणामों पर परिणाम आए जा रहे हैं। परिणामों का सीजन है, मुख्य सीजन है और अधिकांश परिणाम आ भी चुके हैं। और निफ्टी की तो अधिकांश कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। जैसे फार्मा कंपनियों के परिणाम बचे हैं और कुछ ऑटो कंपनियों के परिणाम बचे हैं। सीमेंट कंपनियों के भी परिणाम आ चुके हैं। आज अंबुजा सीमेंट का भी परिणाम आ जाएगा, जो कि निफ्टी में नहीं है मतलब। और अडानी पोर्ट का आज रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंबुजा के सीमेंट के थोड़े प्रॉफिट घट के आएंगे, घट रहे हैं, सारी सीमेंट कंपनियों के घट रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। अंबुजा में कोई चिंता की बात नहीं है और बात कर लेंगे इस बारे में, अपन करते रहेंगे, कर लेंगे। आज तो दो बैंकों पे चर्चा करें, जिन बैंकों को लोगों ने बहुत प्रिय समझा है। एक तो बंधन बैंक। इस बंधन बैंक को मैंने आज के 5-6 साल पहले 600 रुपये में बेचा था। मतलब अलॉटमेंट में आए थे मेरे को 600 रुपये में, बेच दी मैंने। आती लिस्ट हुआ जब, आज 185 रुपये है, 183 रुपये है। तो आप ही बताइए, मैंने कईयों को समझाया भी था बीच में कि भाई बंधन बैंक से मुक्ति पा लीजिए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात को नहीं माना। शायद मुझे लगता है नहीं मानी मेरी बात। उसका परिणाम है कि आज ये दिन देखने पड़े हैं हमको। और अभी मैं फिर कहता हूँ कि अगर इसको रोका तो क्या होगा, ये बात करेंगे। पहले इसके परिणामों पर बात कर लेते हैं। देखिए, नेट प्रॉफिट आया है इसमें 937 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। कितना? सितंबर 2024 का 937 करोड़ का प्रॉफिट है। और जून 2024 का प्रॉफिट 1063 करोड़ रुपए था। तो ये जो 30% की गाथा गाई जा रही है, ये किस आधार पर गाई, ये बताऊं आपको। सितंबर 2023 में 721 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। उसके आधार पे बता दिया, हाईलाइट कर दिया उसको, और चढ़ाने का प्रयास किया था इसको, लेकिन चढ़ नहीं पाया, पार नहीं पड़ी, गिर गया बाद में। कारण क्या कि सच्चाई, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो मैंने भी जब देखा, मैंने कहा कितने 30% है, देखें खाली ये लिखा 30% बस बढ़त। ईयर ऑन ईयर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही नहीं बताते हैं, क्यों? पोल खुल जाएगा फिर तो ये तो 721 पर तो 937 आ गया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1063 से तो 937 करोड़ रुपये रहेगी। तो गिरावट आई। अच्छा, ये क्यों आई? कब प्रोविज़न जो था सितंबर 23 में 636 करोड़ रुपये का प्रोविज़न था, जून 24 में 523 करोड़ का प्रोविज़न है। ये जो प्रॉफिट बढ़ के भी आया ना, ये प्रोविज़न कम करने के कारण बढ़ के आया था, ये परफॉर्मेंस के कारण नहीं आया था। और अब जो रिजल्ट आया है उसमें फिर वापस इनको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी है। 606 करोड़ रुपया किया है, वो बढ़ाते ही प्रॉफिट फिर गिर गया। 937 करोड़ रुपये प्रॉफिट रह गया, मतलब 1063 करोड़ के मुकाबले। अर्निंग पर शेयर 9 जो सितंबर 24 का रिजल्ट आया है उसके अनुसार 5 रुपये 82 पैसे की EPS है। और जून 24 में 6 रुपये 60 पैसे थी, तो उसके मुकाबले तो गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज ए सब्सटेंशियल फॉल, करीब 15-16% का फॉल आ गया, ये मान लो आप। ये 80 पैसे गिर गया, 15% है। और सितंबर 23 में 4 रुपये 47 पैसे था, उस पर हाइक आई, तो उसके हिसाब से कह दिया 30% हाइक आ गई प्रॉफिट। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जो ग्रोस NPA भी बता रहे हैं हमारा घटा है। अरे भाई, ये तो बताओ आपका और स्लिपेजेस कितने हुए, उस बात को छुपा रखा है। उस स्लिपेजेस को ध्यान में रख करके ये प्रोविजन किया है इन्होंने। माइक्रो फाइनेंस कंपनी कभी भी शेयर होल्डर्स को ओब्लाइज नहीं कर सकती, पैसा नहीं दे सकती। कारण क्या है? बैड डेट्स बहुत है, कंपनी चलती रहेगी ऊंची नीचे होके,
लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए किसी काम की नहीं है ये माई फाइनेंस बैंक। जितने भी स्मॉल बैंक हैं किसी के पास भी पड़ा हुआ है, निकाल देना है सब शेयरों को, निकाल दो, मुक्ति पालो यार, कोई मतलब नहीं, बेकार है। और पैसा लगाओ HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें लगाओ तो कोई मजेदारी वाली बात है। अच्छा, अब ग्रोस NPA बंधन बैंक की बात करते हैं। 4.68% ग्रोस NPA है इसका। अभी 9/24 जो सितंबर 24 के रिजल्ट आए, लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। अच्छा सर, अब फिर बात करते हैं जून 24 की क्वार्टर्स में 4.23 थे, तो 4.23 से तो बढ़ के 4.68 हो गए ना भाई। तो जो गिरावट आने लगी थी वो वापस बढ़ता गई, और 9/23 में 7.32% के NPA थे, यानी पिछले साल था सुधार आया है, लेकिन सुधार के बाद में फिर गिरावट चालू हो गई NPAs में। अच्छा साहब, अब नेट परफॉर्मिंग एसेट्स में ये पोजीशन है, 2.32 था सितंबर 23 के रिजल्ट्स में दिखाया था, फिर जून 24 में 1.15% रह गया, और फिर ये वापस बढ़ के 1.38% हो गया। तो जो गिरावट थी वापस बढ़ना शुरू हो गया। NPA का भी ग्रोस NPA बढ़ा है, नेट NPA बढ़ा है इस क्वार्टर में। तो ये आप कहीं गलत फहमी में आके अब बंधन बैंक सुधर गया, इसलिए दोस्तों भूल जाओ इस बात को। NPA बंधन बैंक ये बकरी चराने वालों को, या ये मछली पालने वालों को, या मुर्गी पालने वालों को, भैंस पालने वालों को, चमड़ा कमाने वालों को, इनको इस तरह के जो छोटे मोटे आर्टिजन्स और वर्कर्स हैं, ये बेचारे कहाँ से देंगे? इनके पास रोटी नहीं खाने को। सरकार अनाज दे रही है ना, फिर उससे रोटी खाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जिन डीलर्स को, जिन व्यापारियों को ये माल बढ़ा के देते हो, बेचारे इन गरीबों का खा पी जाते हैं, ये भी कहाँ से देंगे आप ही बताओ। कपड़ा बुनने वाले, कपड़े के अंदर 1-8% का भी मार्जिन नहीं है। जुलाहे जो है ना, जुलाहे वेरी पुअर परफॉर्मेंस। बनारस में जो साड़ी का काम करते हैं, मैं देख के आया हूँ, उनका वो गुटखा जर्दा तो खूब खाते हैं, जर्दा खाते हैं खूब, दांत काले पड़ चुके हैं उनके, और ये हालत है कि कोई इक्का दुक्का ही दांत बचा है उनमें। वो रोटी कहाँ से खाते हैं? मैंने पूछा था, हालांकि बात तो आज के 20 साल पहले की है वो, तो मैंने पूछा भी उनसे, दुकानदारों से पूछा, मगर ये कैसा हालत तो ख़राब है। ये काम बहुत शानदार करते हैं, लेकिन बिल्कुल गरीब हैं, कुछ नहीं इनके पास। एंड मोस्ट ऑफ देम्स आर माउंटेन, वेरी पुअर मतलब ये है। तो इसलिए दोस्तों, वो ऐसे लोग कहाँ से पैसा लौटाएंगे बताओ? खा जाते हैं, भूखे मरते। हाँ, ये बुरा मानने की बात नहीं, ये नग्न सच्चाई है, दिस इज नेकेड ट्रुथ। मतलब उनको ये पैसा देते हैं, या ऐसे दुकानदारों को देते हैं कि वो भी खा पी जाते हैं पैसा। इसलिए इनसे दूर रहे, माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस कंपनियों से। ये जो स्मॉल बैंक हैं, ये भी माइक्रो फाइनेंस का ही काम करते हैं, इनसे भी दूर रहे। इक्विटास है, उज्जीवन है, और कई बैंक है, मतलब उनसे दूर ही रहें मेरे ख्याल से, तो ये पनप नहीं सकते बैंक। अच्छा, अब दूसरा बैंक करते हैं जो लार्ज कैप है अपने आप। मैं तो आपको ये राय दूंगा, आप AU फाइनेंस से भी दूर रहें। हालांकि मैंने मालूम किया है वो ज़्यादा ऑटो लोन फाइनेंस में है, लेकिन ऑटो लोन में भी मेरी बात सुनिए, इन टैक्सी ड्राइवर्स को दे दिया, मान लीजिए खुद की कार है, खा पी जाएंगे। ट्रक वालों जो छोटे छोटे मिनी ट्रक हैं, बड़े ट्रक भी खा पी जाएंगे, कहाँ से देंगे? बिकॉज दोज बिजनेसेज आर नॉट हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, जिसमें कि खुद भी खा ले, लोन भी लौटा दे, इतना दम नहीं है उनमें। दिस इज द पोजीशन। अच्छा, अब चाहते हैं IDFC बैंक। IDFC बैंक से बड़ी आशाएं थी, लोग मधुर संगीत गाते थे, हम उनको कहते थे, हमारा विरोध करते थे कि नहीं साहब आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। हम ये कहते थे 7% पे डिपॉजिट लेकर के, सेविंग बैंक में 7%। अगर ये दूसरे बैंक, बड़े बैंक चल रहे हैं, कासा रेशो के कारण चल रहे हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट है, उस बदौलत ये बैंक चल रहे हैं, वरना ये नहीं चल सकते। तो वो तो गुंजाइश ही खत्म कर दी उस प्रॉफिट की ना। और ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए देते हैं डिपॉजिट होल्डर्स को कि हम हायर रेट पर ही फाइनेंस कर देंगे,
लेकिन वो हायर रेट मिड टर्म में और लॉन्ग, शुरू में तो प्रॉफिट दिखाई देगा, बुक्स में प्रॉफिट करते जाएंगे, साहब इतना हमारा ब्याज ड्यू होगा, इतना अर्न है, इतना ब्याज अर्न किया, इतना किया, इतना किया, इतनी फीस ली। लेकिन जब ये पैसे को वापस लेने जाएंगे ना लॉन्ग टर्म, ये बाद में जब टर्म पूरी होगी या जो भी उनकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, तो ये पैसा वो लौटा नहीं पाते होंगे, बिकॉज द बोरोवर्स आर वेरी फाइनेंशियली, दे आर वेरी वीक, मतलब इसलिए नहीं लौटा पाते दोस्तों। तो ऐसी पोजीशन है कि आईडीएफसी बैंक की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट आया है इसका 211 करोड़ रुपए। जो सितंबर 24 के जो रिजल्ट है ना, उसमें 211 करोड़ का प्रॉफिट आया। जून 24 के जो रिजल्ट आए थे 642 करोड़ का प्रॉफिट था, ये तो 1/3 ही रह गया भाई, 1/3 से भी लेस है। और 9/23 के जो रिजल्ट आए थे उसमें 746 करोड़ था। तो कंटिन्यूअस डिक्लाइनेशन ट्रेंड है इसमें। हमारे कई मित्रों को हमने समझाया भाई इसको बेच दो आईडीएफसी बैंक को, और कोई एचडीएफसी आईसीआई वगैरह खरीदो। कहे साहब आप नहीं समझते हो, कोई अर्निंग से बैंक कोई शेयर चलते हैं क्या? हैं, खूब समझाया, डांट ही पड़ी हमको, तो सुनना पड़ा उनके डायलॉग, अभी भी सुनते हैं कईयों से मित्रों से। हमें क्या पड़ी है वैसे, तो देखो हमारी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मित्र हैं, थोड़ी सहानुभूति है, उनके परिवार से सहानुभूति है, इसलिए समझाते हैं कि इसको बेच बात दो, लेकिन नहीं मानते, कतई नहीं। अच्छा, प्रोविज़न कितना किया है इन्होंने? 9/24 में 1731 करोड़ का प्रोविज़न करना पड़ा इनको। 6/24 में 994 करोड़ का प्रोविज़न किया था, और 9/23 में 528 करोड़ का प्रोविज़न किया था। तो देयर इज ए कंटिन्यूअस अपसर्ज इन दी प्रोविजनिंग फॉर बैड डेट्स। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। इस क्वार्टर में 28 पैसे की ईपीएस आई, इसलिए इससे पिछले क्वार्टर में 91 पैसे की ईपीएस आई थी, और इससे पिछले क्वार्टर में ₹1.12 की। तो कंटिन्यूस थी, 1/3 ही रह गया, 1/3 से भी कम रह गए तो एक साल। अब ये कहते हैं कि साहब हमारे जो एनपीएस हैं वो कम हुए हैं, मतलब ये बेईमानी है महाराष्ट्र। ये प्रॉफिट घटने का और ज़्यादा प्रोविजन करने का एक एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऐसा नहीं। वैद्यनाथन साहब आईसीआई बैंक में जब क्रेडिट ऑफिसर थे, क्रेडिट हेड थे, ये मतलब इन्होंने उठपटांग लोड दिए। अकेली चंदा कोचर दोषी नहीं थी, दिस वैद्यनाथन वाज ऑल्सो कल्प्रिट फॉर दैट। उठपटांग लोगों को लोन दे दिया, उठपटांग तरीके से दे दिए, बिना दाग देखे भाड़े, और वो बैड डेट्स आ गए। अब समझ ली जाकर की स्थिति। और यहाँ आकर के फिर इन्होंने वो जो एक कैपिटल फर्स्ट नाम की एक कंपनी बनाई थी, वो उसका मर्जर किया, उसके जो रोग दोष थे सब ढक गए इस मर्जर के कारण, और अब ये इसको डुबाएंगे, पक्की बात है। उदार दृष्टिकोण ग्रोथ के लिए, एक ऐसा उदार दृष्टिकोण के कंप्रोमाइजिंग करेक्टर के लोन देना, इट्स नॉट गुड। मुझे मालूम थी ये बात, मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया। खुद के शेयर 19 रुपये में बेच दिए थे कोरोना काल में इन्होंने, उसके बाद तेजी आ गई। अगर यही बात थी तो इनको ये मालूम होना चाहिए था, बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि मैं मेरे शेयर तो नहीं बेचूं कम से कम। अच्छा साहब, अब एनपीएस की बात यह है, 2.11% था पिछले साल, जो इस साल 1.52% रह गया है, और नेट एनपीए 0.68 था, जो 0.48 रह गया। ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो एनपीए है वो बहुत अच्छे जो सुपर बैंक माने जाते हैं उनके बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजार मूर्ख नहीं है, बाजार बहुत समझदार है। बाजार हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। वो लोग बोलते नहीं है, हम जैसे बंगरे आदमी तो बोल जाते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं चुपचाप अंदर से। अनदर थिंग मैं बताता हूँ आपको कि इसमें आईडीएफसी लिमिटेड का जो मर्जर हो रहा है, उसके बाद इसकी इक्विटी 9,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। तो ये जो इसमें 28 पैसे की ईपीएस आई ने दोस्तों, ये 20 ही पैसे रह जाएगी, 19-20 पैसे रह जाएगी। तो 80 पैसे या 28 पैसे लगा लो, मान लो रह जाती है। ₹1 की ईपीएस आती है, ₹1 की ईपीएस का शेयर क्या 63 रुपये रहना चाहिए क्या? 63 गुणा पी रेशो, 63 के मल्टीपल पे शेयर लिस्ट हो सकता, चल सकता है क्या, ये बताइए आप, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप ये बताइए।
समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। और इशारा क्या, मैं तो एक एक कड़ी खोल के बता रहा हूँ। इमीडिएटली किसी आदमी को एग्जिट करना चाहिए जिसके पास है, और उसको कैश फिलहाल बैंक में जमा करके और बाजार की देखनी चाहिए स्थिति को, और उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए अगर वो आदमी समझदार है और अपने परिवार के प्रति वो सहानुभूति रखता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पूरा देखा करें प्लीज़। आधा चौथा देखने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है देखा करें। और अगर आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी हो गया। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।